बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतशार की सियासत में मुलविस सियासी जमातें, उनके सहूलतकार और मीडिया में ख़ासकर मौजूद उनके जो नाम नहाद सहूलतकार हैं, जो ऐसे लोग भी जिनमें शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल कर इसी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर उन्होंने बाहर जाकर अज़ाइलम लिया और वहाँ से अब वो पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की एक बौछार कर रहे हैं। और आदिल राजा जैसे गिनौने जो किरदार हैं, ऐसे भगोड़े जो पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में बराह रास्त किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लोग ये समझ रहे थे कि शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जब ये पाकिस्तान से भाग गए थे तो उनका शायद ये ख्याल था कि पाकिस्तान से भागने के बाद वो बच गए हैं। ये उनकी खाम ख्याली थी। कल आपने देखा कि 9 मई के बाद सूरत हाल जो सामने आई, इस सूरत हाल के तनाजुर में जिन लोगों ने प्रोपेगेंडों का सहारा लिया, जिन लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन के हाँ में हाँ मिलाकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडों का सहारा लेकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और मन गढ़त कहानियाँ उन्होंने गढ़ी। और फिर उन कहानियों की आड़ में उन्होंने एक तरफ तो अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की और दूसरी तरफ उन्होंने एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की। उनके ख़िलाफ़ जो है ना, अब गहरा तंग कर दिया गया है। अब ये कल का जो फैसला सामने आया है, ये उनकी पहली कड़ी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलविस जो भी अनासिर होंगे, उनको इन तमाम मामलात में इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और इंशाल्लाह दे हैव टू फेस द म्यूज़िक ऑफ जस्टिस। ये तमाम मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप इसके ज़बरदस्त नताइज देखेंगे और जो दूरस्त नताइज सामने आएंगे, उससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में इस्तेहकाम और मईशत को किस तरह इसके फ़वाइद जो हैं हासिल होंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सलमा खान साहिबा, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सलमा साहिबा, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई आज के पॉडकास्ट में। अच्छा, फरमाइएगा कि कल 9 मई के जो हवाले से फ़ैसला सामने आया, कई जो भगोड़े थे जो पाकिस्तान से भाग गए हैं, कुछ उसमें नाम नहाद डॉक्टर भी शामिल हैं, कुछ इसमें ऐसे अनासिर भी शामिल हैं जो पहले तो ख़ुद को जर्नलिस्ट कहलवाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान के बाहर जाकर उन्हें साजिशों में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे उन्होंने किए। तो उनको ये जो सज़ा सुनाई गई है, 2 बार उम्र कैद की सज़ा, आपके ख़्याल में क्या मैसेज गया है उन तमाम अनासिर के लिए जो सहूलतकारी कर रहे हैं दुश्मन और उनके सोटकाल जो उनके सहूलतकार हैं उनकी? गनी भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को हाईलाइट करती रहूँगी कि फ़तनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में जिस तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और उसकी जड़ें हम लोग काटते जा रहे हैं और अब उसको हमने खोखला कर दिया। सेम इसी तरह से 9 मई के वाक़यात उठाए जाएँ तो किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, अपनी सियासत चमकाने के लिए लाशों की सियासत की, खून की होलियाँ खेली गई और 9 मई एक बदतरीन दिन की तरह साबित हुआ। उसके बाद से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई और खामोशी के बाद अभी जो कल रैंडमली एक फ़ैसला सुनाया गया है, ये एक फ़ैसला कुन फ़ैसला इसलिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि इसके बाद से मज़ीद भी इसमें जारी रहेगा। आप देखें कि कानून अंधा नहीं है, कानून सोया हुआ नहीं है, कानून की पट्टी ज़रूर बंधी है, लेकिन वो कानून तो जाग रहा है, रात को 12 बजे भी जाग जाता है। देखिए ना, आप आदिल राजा को उठा लें, साबिर शाकिर को उठा लें, अनीता जलील को उठा लें, किसी उसको उठा लें, जिसको भी उठाना है आप उठा के देखें इन चीज़ों को। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके प्रोपेगेंडा करेगा, उसको सिर्फ एक ये तो उनको सज़ा हुई है, अभी इंटरपोल पुलिस को लेटर लिखे जाएंगे, इनके अज़ाइलम कैंसिल होंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे, पाकिस्तान में सज़ा भुगतेंगे। ये सिर्फ आप कह रहे हैं 2-2 साल की सज़ा, इनको तो कैश में भी कुछ सज़ा हो गई हुई है कि आपने इतने कैश अमाउंट भी जमा करनी है, इतनी सज़ाएं भी होंगी और उसके साथ साथ इनको 2-2 बार सज़ाओं की वो हो गई है। ये क्लियर मैसेज बलूचिस्तान में उन दुश्मन अनासिर के लिए भी खुला पैगाम है कि आपके हाथों में भी हथकड़ी बनने वाली है। आप लोग भी असाइलम लेके जहाँ पे यूके में बैठ के, चाहे किसी भी ट्राइब के हो जाएं, आपके नाम के साथ अगर नाम नहाद बलोच लगा हुआ है और आप बलूचिस्तान के ही खिलाफ बलोच हो के उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, तो आप भी इसी ज़मरे में आएंगे। जज़ा और सज़ा का फैसला इसी पाकिस्तान में होगा आपके लिए और आप भी इसी ही उसमें आके कटहरे में खड़े होंगे, जहाँ पे आज 9 मई के बाद से देखिए कितने साल गुजरने के बाद ये फैसला सुनाया गया। तो इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हो रहे हैं।
بالکل ہو رہے ہیں. اور مطلب یہ آپ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو پھر تو آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, آپ کے اگینسٹ فیصلہ ہے پھر آپ کہتے ہیں غلط ہوا ہے. سر کوئی یہ چیزیں تو نہیں, لیکن انصاف کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں. بولے نا کچھ تو یہ لوگ تو بولے نا, ان کی تو آئیں بائیں شائیں بند ہے. یہ صرف پروپیگنڈا ان کا سوشل میڈیا کی حد تک تھا. چاہے آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو جائیں, چاہے آپ جو ہیں وہ میڈیا کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بہت مظلوم اور محکوم بنا کے آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے مظلومیت کا رونا رو کے بولیں کہ پاکستان میرے لیے سیف نہیں ہے. لیکن آج اگر پاکستان آپ کو انٹرپول پولیس کے ذریعے پاکستان واپس لے کے آئے گی تب آپ بالکل سیف سمجھیں گے اپنے آپ کو, کیونکہ آپ سزا کے لیے واجب تھے. آپ نے پاکستان کے خلاف آگ اگلی تھی. آپ کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے خلاف کیوں سازش سلمہ صاحبہ, یہ جن ممالک میں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کیے, اگر یہ اتنے خیرخواہ ہیں, اگر یہ اتنے انڈیپینڈنٹ فری اسپیچ کے حامل نظریات رکھتے ہیں, تو جن ممالک میں انہوں نے وہاں پہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں اسائلم کی, ان کے خلاف بھی کچھ بات کریں نا. کیا ان کو وہاں پہ کوئی جرم دکھائی نہیں دے رہا؟ وہاں پہ کوئی بات نہیں دکھائی دے رہی, غلط کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پہ. سر میں آپ کو مثال دیتی ہوں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر مسجد میں کوئی بندہ چپل باہر اتار کے جاتا ہے نا, وہ باہر سے چوری ہو جاتی ہے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ ان کے گھر کے وہ جو باہر ہوتے ہیں نا فورن کنٹریز میں, یہ اپنی وہ جو خیرات اور عطیات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر کے باہر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ضرورت مند آ کے اٹھا لے جائے. یہ اسائلم سیکرز جو ہے وہ چوری, وہ جو اگر وہ خیراتی چیز بھی اٹھاتے ہیں تو آگے پیچھے دیکھ کے اٹھاتے ہیں کہ یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں. ان کو خوف خدا. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وہ ان کی وہ ایک شخص ایسے بھی ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ جب وہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو یہ فوتگی کے بعد اس کے ایمبولینس میں جا کے اس نے اس کے وراثت کے انگوٹھے لگوائے. یہ وہ دن بھول گیا شاید, ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے. کیا میں تو پتہ ہے یہ سر یہ ساری کچھ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں, کیمرہ ایک ایسی چیز ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں آ گئی ہے کہ وہ کیپچر کرتی ہر ایک چیز کو, آپ کی برائی, آپ کی اچھائی, آپ کے اچھے, آپ کے برے, آپ کے الفاظ, آپ کا لہجہ, وہ آپ کی پرسنالٹی جو بنا رہا ہے, جو آپ بول رہے ہو وہ آپ اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہو, آپ بتا رہے ہو کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کس طریقے سے آ کے اس میڈیا پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. تو آپ نے غلط کیا, غلط کا جواب بھگتو گے. اور یہی چیز بہت جلد بلوچستان میں نافذ العمل ہونے والی ہے. وہ دہشت گرد تنظیمیں, وہ لوگ سہولت کاری کرنے والے, وہ افراد جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سہولت کاری میں ملوث ہوں گے اور بچ جائیں گے, ان کے لیے فتنہ ہندوستان جو ہے, اس کے جو سہولت کار ہے, آپ نے بات کی سہولت کاروں کی, تو ان کی سہولت کار آج کل بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہندوستان ہمیں سپورٹ کرے, اسرائیل ہمیں سپورٹ کرے, اور اقوام متحدہ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی سپورٹ. ابھی سپورٹ کیا ان کو چاہیے؟ ان کو یہ سپورٹ چاہیے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے, صحیح نہیں, یا کوئی اور سپورٹ چاہیے ان کو؟ مجھے تو ان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں, اور ناکامی کی جو بالکل آخری حد ہوتی ہے, بالکل لوور لمٹ پہ آ کے اب یہ کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو کس سے یہ شیلٹر مانگ رہے ہیں؟ بھارت سے, جو کہ ہمارا کھلا دشمن لکھ رہے ہیں. یہ لوگ خطوط بھی لکھ رہے ہیں, سنا سر. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا پڑا ہے ان کے, آپ وائس نوٹس دیکھ لیں, آپ ان کے میڈیا پریس ریلیز دیکھ لیں, آپ ان کے لیٹرز دیکھ لیں, آپ ان کا وہ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ فونک کنورسیشن کرتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اتنا ایڈوانس دور ہے کہ آپ کسی کو ایک ہائی کا میسج بھی کرتے ہیں تو اگلے دن آپ کا وہ ہو جاتا ہے, شور و غل ہو جاتا ہے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں پروٹیکشن سیکرز بن کے؟ اس سے جو دشمن ہے, اور وہ بھی دشمن جو پاکستان کا کھلا دشمن ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے, اور اسرائیل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ بھارت کو. تو آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ پاکستان پہلے آپ کو بولتا رہا ہے کہ ہم سافٹ اسٹیٹ تھے, آپ واپس آئیں, آپ اپنا قبلہ درست کریں, آپ آ کے یہاں ابھی وقت ہے, ابھی وقت چلا گیا. سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فیلڈ مارشل صاحب کی آپ نے سنا ہوگا, فیلڈ مارشل صاحب کا, اور آپ نے DGISPR کا سنا ہوگا کہ ویٹ فار آور رسپانس. اب ہمارے رسپانس کا یہ لوگ انتظار کریں گے, وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بار بار ان کو سافٹ اسٹیٹ بن کے دکھایا. جب اب ہم ہارڈ اسٹیٹ بن گئے تو دیکھیں اب بندر کا وہ ناچ جو ہے نا وہ ان کے سامنے ہوگا, کس طرح سے یہ ناچتے ہیں اس چیز. اچھا سر, صاحب تھوڑی سی پہ بات کرتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں پورے ملک میں, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان زیادہ متاثر تھے دہشت گردی سے گزشتہ سال. تو اب وہ جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 84% جو ہے بلوچستان میں, اور 54% جو ہے نا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ریکارڈ بھی ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑی پیش رفت نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ عوام کو سکھ کا سانس لے لینا چاہیے. ہم ایز اے میڈیا پرسنل, یا ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک اویئرنیس پروگرام یا آپ کو حقائق پہ مبنی, سچ پہ مبنی بات کرتے ہیں, تو یہ اسٹیٹسٹکس آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. جو 84% بلوچستان میں امن آیا ہے وہ سیکورٹی فورسز اور عوام کی ملی بھگت کے ساتھ آیا ہے. ہم نے مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. یہ جو کچھ 14, 15 یا 16% رہ گئی ہے
गुजारिश ये करूँगी कि ये जो आपके कानों के ऊपर मन घड़त बातें आ रही होती हैं, प्रोपोगंडा आ रहे होते हैं, उस पर खुदा के लिए भरोसा ना करें. हमेशा काउंटर वेरीफाई करें चीज़ों को. आप देखें कि क्या चीज़ ग्राउंड पे हो रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें, किसी अथेंटिक बंदे का नंबर अपने पास रखें, उस सोर्सेज से कंफर्म करें, उसके बाद जाके आप कोई ना कोई चीज़ फ्लोट करें, स्पेशली इन सोशल मीडिया. और ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी. और हम इस तरह से एक टक्कर मीडिया का काम करके और लोगों के सामने एक अच्छी चीज़ ला के पेश करें. हमारा मकसद है अपने लोगों को अवेयरनेस देना, अपने लोगों को हक और सच की बात बताना. सलमा साहब मुख्तसर थोड़ा सा भी कमेंट कीजिएगा, हमारे पॉडकास्ट का वक्त है कम. अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सरहद है, तो सरहद पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी सामने हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम किए. और फिर वन डॉक्यूमेंट रिजीम इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके भी अपने असरात देखे. फिर इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें थी वक्तन फ़वक्तन वो नाकाम बनाई गई सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से. तो अब इनका ये जो अफ़गान मीडिया है या उनके जो कुछ नाम नहाद फ़िलासफ़र्स हैं जो उनके अफ़गान मीडिया में बैठ कर ये दावे करेंगे जी हमारी ट्रेड जो है ना वो बहुत कामयाब रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, ये क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, मकसद क्या है इन लोगों का? सर मैं 2025 की दिसंबर 31 की स्टैटिस्टिकली एक रिपोर्ट उठा रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में शरह नमू जो है, जो हम लोगों की जीडीपी रेट जो है वो 6% हाई हो चुकी हुई है कंपैरेटिव टू लास्ट 2025. ठीक है, 2025 में हमने मज़ीद बेहतरी लेकर आ गए, मईशत में बेहतरी आ गई है. जब मईशत में ओवरऑल जीडीपी में आपका इतना बड़ा रेशो बढ़ गया है, अब ये 1% या 0.1% नहीं है, ये बाकायदा 6% का मतलब ये है कि बहुत बड़ी वो कामयाबी हमें हासिल हुई है. जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि आप बॉर्डर ट्रेड बिजनेस बंद होने से पाकिस्तान को, सिंध को, पंजाब को कोई नुकसान हुआ, तो कुछ भी नहीं है. नुकसान इनका अपना है, इनका सारा निसार पाकिस्तान पे था. मेडिसिन ये लोग पाकिस्तान से लेके जाते हैं और ऑथेंटिक बिजनेस इनका जो होता था वो इसी पे होता था. मेडिसिन यहाँ से जा रही है. फिर आपको वन ट्रांजिट ट्रेड में आपको एक सहूलत मिल रही थी, आपने वो सहूलत खो दी है. पूरे का पूरा रूट आप हमारा इस्तेमाल कर रहे थे. आप सीपे के जाते थे, आपको बॉर्डर जाता था, आप लोग उससे से बेड़ा तो आप लोगों को गर्क हो गया है, आप लोग बैठ चुके हुए हैं. देखिए अफगानिस्तान बेशक आप कह सकते हैं कि उनका रुपया थोड़ा सा ऊपर है, मगर जिस तरह से अगर ये इसका बॉर्डर बंदिश इसी तरह चलती रही और पाकिस्तान के साथ इनकी ड्रामे भी बहुत कर रहे हैं ना. पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि अभी भी अफगानिस्तान के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ अभी भी पाकिस्तानी करेंसी चलती है. झूठ बोल रहे हैं सर. आपको लगता है कि पूरा का पूरा बॉर्डर पे अफगान बाशिंदों को निकालने का उसका इनखला का काम शुरू हुआ हुआ है, बॉर्डर बिजनेस बंद हो चुका हुआ है, आपके कंटेनर्स रुके हुए, कितने सालों से महीनों से तो कंटेनर इनके खड़े थे. खराब हुआ या नहीं हुआ? आपका फ्रूट, आपकी सब्जी, मेडिसिन, जो आपकी कोर चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें थी जो पाकिस्तान आनी थी और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने की बाहर जानी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो आगे यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक हो गया है. आपने उस पर ताले लगा दिए. अपने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफगानिस्तान की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके पिछले दिनों में पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है इनको अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी होगी. ये तो इस खिते में पूरे आपके इक्तिसादी शोबे को तबाही पहुंचा रहे हैं. ये तबाह हो जाएंगे. आपने देखा है कि वो कल भी पता नहीं किस एक बेस के ऊपर जो है ना वो अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि आप इतनी $46 बिलियन आप हमें दे दें, हम फलाना बेस आपके हवाले करते हैं. ये तो फिर भीख मांगने पे आए, कटोरा उठा लिया हुआ उन्होंने. ठीक है, जब आप इस तरह से अपनी मईशत को खुद तबाह कर रहे हैं और फिर देखिए प्रोपेगेंडा इज अ प्रोपेगेंडा, उसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती. झूठ के 100 पाँव होते हैं. सच का साथ दें. अपनी वो जो आपने रिजीम में जितनी भी अमेंडमेंट करनी है उसको गो थ्रू करें, दोबारा से रिकॉल करें, देखें कहाँ पे खराबी है. पाकिस्तान के साथ कशीदगी आपका कोई भी मसले का हल नहीं है. पाकिस्तान के साथ मसले का हल आपके और हमारे दोनों के लिए मफाद का. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा. नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी. आज के पॉडकास्ट में हमने मुल्क के मजमूई जो हालात हैं उनके तनाजुर में जिस तरह दुश्मन के हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ नाम नहाद फ़िलासफ़र्स, उनके सो कॉल्ड सहूलतकार और दीगर ऐसे अनासिर जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं और मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं. और फिर इसी तरह दीगर मुख्तलिफ उमूर जो जिनकी वजह से जो दुश्मन है वो हक़ाइक़ जो हैं उनको अपने मज़मूम मज़ाहिम की तकमील के लिए मसख़ करके अवाम के सामने पेश कर रहे हैं. उन पर हमने आज गुफ्तगू की. इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में किसी दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे. तब तक इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.